सरोज देवी ने हैरानी से कहा, यह बड़े ताज्जुब की बात है। अभी आप देखिए आंटी, बहुत सी ताज्जुब की बातें होंगी, मगर इस दरख्त का किस्सा क्या था? छोड़ें, हमें बहुत से किस्सों को नज़रअंदाज करना होगा, मैंने जवाब दिया। फिर रात बड़ी पुरसुकून थी। हम लोग जल्दी सो गए और उन दिनों हर सुबह हैरानी से भरपूर होती। गालिबन सुबह के 7 बजे थे, उजाला फैल गया था। मुलाजिम बावर्ची खाने में काम कर रहे थे कि तनवीर की धाड़ें सुनाई दी। वो जब भी दौड़ते थे मेरी ही सिमत दौड़ते थे। मैं भी जाग गया। आज कुछ जल्दी आंख खुल गई क्योंकि रात को जल्दी सो गए थे। चुनाचे जल्दी गुस्ल वगैरह से भी फारिग हो गया था और दरवाज़ा खोल दिया। तनवीर बेतहाशा चीखता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चीखों की आवाज़ सरोज आंटी ने भी सुन ली और वो भी पीछे ही पीछे निकल आई थी। तनवीर के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? खैरियत? अरे अरे तनवीर, क्या हो गया? आकिल आकिल, वो उधर उधर। तनवीर उंगली से अपने कमरे की जानिब इशारा करने लगा और मेरा दिल धक से हो गया। सरोज देवी भी चकराने लगी। मैंने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने घबराए हुए लहजे में पूछा, क्या हो गया तनवीर, बता तो सही। आइए आओ। उसने हम दोनों के हाथ पकड़े। उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और फिर वो अपने कमरे की जानिब दौड़ने लगा। सरोज देवी की हालत ख़राब होती जा रही थी। हम कमरे में दाखिल हुए और हमने हैरानी से बिस्तर की जानिब देखा। आयशा तकिए से टेक लगाए हैरान हैरान सी बैठी थी। उसने खौफजदा लहजे में कहा, क्या हुआ? मैंने अभी तनवीर की चीखें सुनी थी। इसकी चीखों से मेरी आंख खुल गई, लेकिन आयशा के सवाल का हम में से किसी ने जवाब नहीं दिया। हमारे सामने जो मंजर था वो इतना अजीबोगरीब और मसरूर कुन था कि खुद हमारी कैफियत भी तनवीर की कैफियत से मुख्तलिफ ना रही। आयशा के सर के सींग गायब हो गए थे। उसका चेहरा साफ और शफाफ था। एक बार फिर वो अपनी असली सूरत में नजर आ रही थी। गालिबन उसे इस बात का इल्म नहीं था। तनवीर ने उसे देखा होगा और फिर पागलों की तरह हमारी जानिब दौड़ पड़ा होगा। आयशा हैरानी से बोली, क्या हो गया? मुझे बताएंगे नहीं आप लोग? कोई और बात हो गई क्या? लेकिन सरोज देवी की हलक से फिर एक चीख निकली और वह दौड़कर आयशा से जा लिपटी। वो आयशा को चूम रही थी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, हे भगवान, उनके मुंह से निकल रहा था। अम्मी क्या हो गया? खुदा के लिए मुझे बताइए, क्या हो गया? आयशा ने लफ्ज़ खुदा भी ज़रा अटक कर इस्तेमाल किया। अभी उसे दिक्कत हुई थी। सरोज देवी ने मेरी तरफ देखा और बोली, आईना लाओ आकिल, आईना लाओ। कहाँ है आईना? वो ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा आईना रखा हुआ है। आयशा को कुछ एहसास हुआ। उसके हाथ एकदम से अपने चेहरे की जानिब बढ़े। फिर उसने अपने सर को टटोला और इसके बाद उस पर शादी मर्द की सी कैफियत तारी हो गई। मैंने आईना उठाकर उसके सामने कर दिया और आयशा चीख चीख कर रो रही थी। उसके इस तरह रोने में खुशियों की इंतहा शामिल थी। बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी वो, बिल्कुल पहले जैसी। मैं ठीक हो गई मम्मी, देखो देखो, अब तो मेरे हाथ पैरों पर भी कोई निशान नहीं रहा और मेरा चेहरा मम्मी, और मम्मी मैं ठीक हो गई। आकिल तनवीर देखो मैं ठीक हो गई। दफतन आयशा खामोश हो गई। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर उमड़ पड़ा और तनवीर अब पुरसुकून हो गया। मैं ठीक हो गई तनवीर। हाँ तुम ठीक हो गई आयशा, मैंने कहा था ना। दफतन सरोज देवी जज्बाती अंदाज में मेरी तरफ मुड़ी और उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया। आकिल, उनकी आवाज़ बड़ी सर्द और बड़ी पुरस्रार थी। जी आंटी। आकिल, मुझे भी मस्जिद ले चलो, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। जी? मेरी आंखें हैरत खुशी से फैल गईं। हाँ आकिल, मुझे फ़ौरन वहाँ ले चलो जहाँ ये सब कुछ मिलता है। आकिल, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मुझे भी वहाँ ले चलो जहाँ खुशियों की इंतहा मिल जाती है। आकिल, मुझे जो कुछ मिला है मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। तुम ठीक ही कहते हो, वाकई तुम ठीक ही कहते हो। तनवीर ने पुरमुसरत अंदाज में कहकहा लगाया और बोला, जिंदाबाद। देखा तुमने, हमारा फैसला कितना दुरुस्त था। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। खुदा के लिए, मेरे खुदा के लिए मुझे वहाँ ले चलो। मैं भी ये पाक लिबास ओढ़ना चाहती हूँ। हम लोगों के दिल अजीब सी कैफियतों का शिकार हो गए। तैयारियां हुई, नाश्ता भी नहीं किया गया। बेचारे अहमद रज़ा हम लोगों की वजह से परेशान भी हो गए होंगे। एक बार फिर हम सब के सब उनके पास पहुंच गए, लेकिन फराग दिल इंसान थे। पुरमुसरत अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया और फिर अचानक ही उन्होंने कहा, अरे हाँ, उस दरख्त का क्या हुआ? जलकर राख हो गया, राख होकर बिखर गया। अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता है। बस यूँ समझो कि हमारी एक थोड़ी सी अकीदत काम आई। अल्लाह का कलाम पानी पर पढ़कर फूंक दिया था और बस उसके सामने भला क्या चीज़ टिक सकती है। ये इन खातून की वालदा हैं, आपको इल्म है? हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, सरोज दत्त है इनका नाम। जी, मौलवी रज़ा साहिब, और ये भी मुसलमान होना चाहती हैं। बाखुदा बड़े नेक काम हो रही हैं और हमें अल्लाह के हजूर सर झुकाना चाहिए। उसने हमें ये सादत बख्शी है। बीबी, आपने अच्छी तरह गौर कर लिया है। हाँ मौलवी साहब, मुझे इस्लाम के साए में ले आइएगा, सरोज देवी ने कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। गुस्ल किया हुआ है आपने? जी हाँ। आ जाइए, ये चादर सर पर डाल लीजिए, मौलवी अहमद रज़ा साहब ने
अपने शाने पर पड़ी हुई एक छोटी सी चादर उतारी और उसे सरोज देवी के सर पर डाल दिया। फिर मौलवी साहब ने सरोज देवी को कलमा पढ़ाया और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों ने बच्ची का नाम अपनी मर्जी से आयशा रखा, खातून का नाम हम राबिया रखते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत मुबारक नाम है। सरोज देवी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और मौलवी अहमद रज़ा साहब ने अपने हुजरे से हमें मिठाई लाकर खिलाई और इसके बाद हम वापस चल पड़े। मैं बेइंतहा खुश था और ये सब कुछ एक ड्रामाई हैसियत रखता था, लेकिन ड्रामा भी ज़िंदगी ही से मुतल्लिक होता है और ज़िंदगी की कहानियों को ही ड्रामा बनाया जाता है। ऐसे ही ड्रामे हकीकत से करीब होते हैं। सरोज देवी, जिन्हें अब मैं राबिया आंटी कह सकता था, वापस आ गईं। यहाँ खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ तनवीर के चेहरे पर फूल ही फूल खिले हुए थे तो दूसरी जानिब आयशा की आंखों में भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब लहरा रहे थे। सरोज आंटी यानी राबिया आंटी भी बेपनाह खुश थीं। कोठी में आकर हम सब एक कमरे में आ बैठे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इन खुशियों को कैसे बर्दाश्त किया जाए। बहुत देर इसी तरह गुजर गई और इसके बाद राबिया आंटी ने कहा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि अब बहुत से मसाइल हमारे सामने आ खड़े होंगे। यहाँ सब लोग हमें जानते हैं, नौकर भी हैरान रह जाएंगे हमारे बदले हुए तर्ज अमल पर। इस लम्हे एक काम तुम लोगों को फौरन ही करना है। वो क्या? हम यहाँ से फौरी तौर पर दिल्ली मुंतकिल हुए जाते हैं। फिलहाल किसी होटल में काम करेंगे और उसके बाद अपने लिए कोई फौरी बंदोबस्त कर लेंगे। मकान वगैरह आर्जी तौर पर अगर खरीदा ना जा सके तो किराए पर हासिल कर लिया जाए। क्या ख्याल है? ये मुश्किल होगा? भला इसमें क्या मुश्किल होगी आंटी? मैंने कहा, बस एक ज़रा सी उलझन रह जाएगी। तनवीर बोला, क्या? डैडी के बारे में, जैसा कि खबर मिली है कि आने वाले हैं, उन्हें ज़रा दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करो कि तनवीर, तुम और आकिल चले जाओ दिल्ली और किसी होटल में कमरा हासिल कर लो। बाद में हम दोनों पहुंच जाएंगे। तुम में से एक आदमी वापस आ जाए। वापस आने वाला उन मुलाजमों को बता देगा कि हम कौन से होटल में हैं और होटल के बाद अगर हम किसी घर में मुंतकिल हो गए तो फिर घर का पता भी यहाँ दे दिया जाएगा। ये कोठी और मुलाजिम इसी तरह अभी यहाँ रहेंगे जब तक कि हम कोई सही फैसला न कर लें, और सही फैसला तौकीर भाई के आने के बाद ही होगा। मुनासिब मशवरा है, लेकिन मेरी राय है कि तनवीर को भी यहीं रहने दिया जाए। मैं जाकर ये काम किए लेता हूँ। नहीं, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तनवीर ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ रहना होगा। उसी दिन मेरी दिल्ली रवानगी का बंदोबस्त कर दिया गया और भला ये कौन सा मुश्किल काम था। मैंने आसानी से ये काम कर लिया और दूसरे ही दिन ये तीनों भी मेरे पास पहुँच गए। मैं इस दौरान कुछ दूसरे काम भी करके गया था। चुनाचे 3-4 दिन की भागदौड़ के बाद हमने दिल्ली के एक अच्छे इलाके में एक मकान हासिल कर लिया। मेरे ख्याल में ये बेहतर हुआ था क्योंकि वहाँ बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती थीं। वो इलाका कैलाश दत्त का था और कैलाश दत्त के घराने के बारे में सभी जानते थे। दुर्गा प्रसाद और दूसरे लोग भी किसी भी वक्त आ सकते थे और फिर वाकई हंगामा हो जाता। उन तमाम लोगों से कट जाने का एक ही जरिया था जिसे हमने अपना लिया। अलबत्ता नए मकान की इतला एक खास मुलाजिम को दे दी गई और उसे हदायत दी कि वह दूसरों को कुछ न बताए। वफादार मुलाजिम ने हामी भर ली। उस मुलाजिम से यह कह दिया गया कि जिस वक्त भी तौकीर जमा साहब वापस आए उन्हें फ़ौरन ही इस पते पर लेकर आ जाइए। और इसके बाद दिल्ली में हंगामे शुरू हो गए। तनवीर और आयशा बेपनाह खुश नजर आ रहे थे। तनवीर ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, और तुम दिल पर जो बोझ बर्दाश्त की हो आकिल, मैं उन्हें जानता हूँ। यार तुम अहमक हो, मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं, मैं पुरसुकून हूँ। फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा तुमने। बिला वजह अगर एक बात निकालना चाहती हो तो मैं मना नहीं करता, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। मैंने उसे टालते हुए कहा, जज्बाती आदमी था, ख्वामखा कोई ऐसा चक्कर चला देता जिससे मुझे उलझने पेश आती। मेरे अपने जहन में जो कुछ था उसकी तकमील के लिए तो मैंने अपने आप को आमादा कर ही लिया था, लेकिन मैं किसी और को उसमें शरीक नहीं करना चाहता था। एक लंबा और ख़तरनाक खेल था जो मुझे तो खेलना था, लेकिन किसी और को उसमें शामिल करना हमाकत थी, ख़ास तौर पर इन लोगों को जो बेचारे खालिस घरेलू किस्म के लोग थे और मज़ीद घरेलू हो गए थे। फिर एक सुबह हमें एक और हैरत का सामना करना पड़ा। ये हैरत सिर्फ मुझे हुई। तौकीर जमा साहब वापस आ गए थे, लेकिन जब मुलाजिम उन्हें घर पर छोड़ कर गया तो वो अंदर पहुंचे तो मैंने उनके साथ एक और शख्सियत को भी देखा और उसे देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। ये हमाद यमनी थे। हमाद यमनी साहब ने भी मुझे देखा और उनकी कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं हुई। वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरे शाने पकड़ लिए। जो कुछ देख रहा हूँ वो हकीकत है या ख्वाब? लीजिए, नई पहचान शुरू हो गई। तौकीर जमा साहब ने हंसते हुए कहा। अभी तक उन्होंने आयशा और राबिया आंटी के लिबास पर गौर नहीं किया था। ये गोहरे नायाब तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? हमाद यमनी साहब ने तौकीर जमा की तरफ इशारा करके कहा, भाई मैं तो तुम्हारे साथ एक सफ़र करके आ रहा हूँ, किसी गोहरे नायाब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यह प्रिंस है, बस इतना सा मालूम है मुझे। मैंने घूर कर हमाद यमनी को देखा और हमाद यमनी एकदम संभल गए। फिर जल्दी से बोले,
भाई मेरा बहुत पुराना शनासा है, बल्कि यूँ समझ लो मेरा अपना ही बच्चा है। लंदन में मेरी और इसकी मुलाकात हुई थी और हम खासे अरसे साथ रहे। यकीन करो तुम्हें देखकर इंतहाई खुशी हुई है। आप कैसी हैं भाभी जी? और ये हुलिया कैसे बदल गया आप लोगों का? वाह, आप लोग तो बिल्कुल बदले हुए नजर आ रही हैं। और ये अचानक ही दिल्ली में काम करने का ख्याल दिल में क्यों आ गया? जो मुलाजिम आपको छोड़ने आया है भाई जी, उसे रवाना कर दीजिए, बाद में सारी बातें हो जाएंगी। अंदर आइए। भाई ये मेरे दोस्त हमाद यमनी हैं, जापान से मेरे साथ ही आए हैं। कुछ वक्त यहाँ क्याम करेंगे और इसके बाद इनका इरादा कहीं और जाने का है। पहले आप लोग इनके क्याम का बंदोबस्त कर दीजिए। अभी सारे बंदोबस्त हुए जाते हैं। मकान का एक कमरा हमाद यमनी को दे दिया गया और वो वहाँ पहुँच गए। मुझे अभी हमाद यमनी से दोबारा मुलाकात की हैरत थी, लेकिन तौकीर जमा को जो सारी सूरत हाल मालूम हुई, उसके बारे में सोच रहा था कि उसमें मेरी शख्सियत ज़रूरी है या नहीं। फिर मैंने यही फैसला किया कि अगर राबिया आंटी मुझे इन मामलात में शरीक करना चाहें तो ठीक है, वरना इन लोगों को अपना मामला खुद ही निमट लेने दिया जाए। हाँ, अगर कोई उलझन पेश आई तो मैं उनका साथ दूंगा। और इसके बाद मैं हमाद यमनी साहब के पास पहुंच गया। हमाद यमनी जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से बाहर की सिमत लपके दरवाज़ा बंद किया और मुझसे गले लग गए। तुम्हें यहाँ देखकर जिस कदर मुसरत हुई है आकिल बयान नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ यमनी साहब, आप सुनाइए कैसे मिजाज हैं आपके? बस ठीक हूँ मियाँ, जापान में छुपा हुआ हूँ। कहो तुम्हारे जगराजन राज का क्या हाल है? कुछ इतला नहीं मिली मुझे उसके बारे में। आपको खबर नहीं मिली होगी, वरना मेरे ख्याल में तो अखबारात ने उसके बारे में खासा लिखा था। क्या? हमाद यमनी ने पूछा। उसका खेल ख़त्म हो गया यमनी साहब, मैंने जवाब दिया और यमनी साहब की आंखें हैरत से फैल गईं। खेल ख़त्म हो गया? हमाद यमनी मुतहय्यराना लहजे में बोले। जी। कुछ समझा नहीं। वाकई हैरान कुन बात है। बहुत बड़ी शख्सियत थी वो लंदन की, बल्कि इस तरह से यूं समझो कि बैनुल अक़वामी हैसियत का मालिक था कमबख्त। हुआ क्या उसका? ताज्जुब है, आपको ताहिर बका ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। ताहिर बका से तो मेरा कोई राब्ता ही नहीं रहा। बाद में इब्तदा में कुछ तफसीलात मालूम हुई थी उससे, लेकिन फिर ना जाने वो कहाँ चला गया। बहुत दिन से मुझे उसकी खैर खैरियत भी नहीं मिली। अच्छा, हैरत की बात है। बहरहाल जगराजन राज का मसला खुशकिस्मती से मेरे ही जरिए हल हुआ। मैंने मुख्तसर अल्फाज में हमाद यमनी को पूरी कहानी सुना दी। हमाद यमनी का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर उन्होंने सरगोशी के अंदाज में कहा, ब्लैकर से टकराना आसान बात नहीं है। मेरे ख्याल में तुम भी अपने बारे में कुछ नहीं जानते और मैं भी बहुत मुख्तसर जानता हूँ, लेकिन काले दिमाग वालों की कुव्वत अगर सही तौर पर दरियाफ्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मेरा इल्म माजूर है कि मैं तुम्हारी सही निशानदेही या रहनुमाई कर सकूं, लेकिन जो कुछ तुमने कर दिखाया है वो नाकाबिल यकीन है। तो क्या उन लोगों को, मेरा मतलब है लंदन के लोगों को, ये नहीं मालूम हो सका कि जगराजन राज का सत्यानाश मारने वाले तुम हो? जाहिर है मैं इसका ऐलान तो नहीं कर सकता था, बहुत सी दुश्मनियां मोल लेनी पड़ती, मगर फिर तुम लंदन से निकल कैसे आए? इसके सिलसिले में एक तफसीली कहानी है। भाई अगर कोई अहम मसरूफियत ना हो तो मुझे सारी तफसीलात बताओ। मेरे लिए अब इससे ज़्यादा दिलकश बात और कोई नहीं है कि मैं तुमसे मुकम्मल कहानी सुनूं। यकीनन, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया और फिर मैं हमाद यमनी को उस वक्त से लेकर अब तक की कहानी सुनाने लगा जब हमाद यमनी को मुझे वहाँ से रवाना करना पड़ा था और वो जगराजन राज से खौफजदा होकर निकल भाग गए थे। मैंने यहाँ का पूरा वाक़या उन्हें बताया और आखिर तक सारी कहानी सुना दी। हमाद यमनी दोनों हाथों से सर पकड़े बैठे मेरी सूरत देख रहे थे। यूँ लगता था जैसे उनकी आंखें पथरा गई हों। जब मैं खामोश हुआ तब भी वो बहुत देर तक इसी तरह बैठे रहे। फिर गहरी सांस लेकर बोले, तुम यकीनन वो तमाम मनाजिल तय करते जा रहे हो जो शबलीस की मनाजिल होती हैं। यकीनन तुम एक मुकम्मल शबलीस बन जाओगे, मेरा दावा है, और कम अज़ कम मैं अपने थोड़े बहुत इल्म के ज़रिए ये बात पूरे एतमाद से कह सकता हूँ। मैं नहीं जानता यमनी साहब कि इन वाक़यात का मेरे शबलीस बन जाने से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन आपके तजुर्बे को चैलेंज भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मसला था। अलबत्ता आप यकीन कीजिए कि इन तमाम बातों से बड़ी दिलचस्पी महसूस होती है और मैं इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। हमाद यमनी किसी सोच में डूब गए और फिर बोले, कई नाम हैं मेरे जहन में, मेरे इल्म में, जिनसे तुम्हें रहनुमाई मिल सकती है, लेकिन वो एक आम आदमी की रहनुमाई कर सकती हैं। जो शबलीस हो, जो खुद ही कुदरती कुव्वतों का ख़जाना हो, उसके सिलसिले में किसी का इल्म किसी हद तक काम आ सकता है। इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं एक रहनुमाई ज़रूर किए देता हूँ तुम्हारी, वो ये कि तुम्हें सिर्फ वक्त सब कुछ सिखाएगा। जो कुछ तुमसे कहा गया है, मेरा मतलब उस दिन की बात कर रहा हूँ जब तुम घोड़े पर जा रहे थे और किसी ने तुमसे कुछ कहा था, तो मेरा मतलब है कि अगर दूसरे रूहानी इल्म तुम्हारे इल्म में लाए गए तो ये इल्म लाने वाला भी कोई ख़ास आदमी होगा, तुम्हारे जहन पर काबू पा सके। हो सकता है तुम्हें अभी सिलसिले में इल्म ना हो आकिल रफ़ीक,
ये तमाम मनाजिल बड़ी अजीबोगरीब हैं और इनमें हमें ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात का सामना करना पड़ता है कि खुद हमारी अक्ल भी इन्हें तस्लीम नहीं करती। ये एक अलग दुनिया का खेल है। मैं भला क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि तुम यकीनी तौर पर एक दिन बड़ी पुरस्कार कुव्वत बन जाओगे। ठीक है यमनी साहिब, मेरा क्या है, इंतज़ार करूँगा। वैसे आपके बारे में जानने का तजस्सुस है, लंदन से जापान तक का सफ़र कैसे कटा और जापान में ज़िंदगी कैसे गुजरी, क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगे? बस भाई, तुम्हारी अनायतों से ज़िंदगी बचाकर जापान पहुंच गया। खुदा का फजल है कि किसी भी जगह अपने कदम जमा लेना मेरे लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इब्तदाई दिनों में तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ शनासा थे जिन्होंने कदम जमाने में मदद दी और अब मैं जापान में एक मुअज़्ज़ज़ इंसान की हैसियत से रहता हूँ। मेरा हुक्म भी किसी न किसी शक्ल में चल रहा है। कभी कभी अपने शौक़ की तकमील भी कर लेता हूँ। तौकीर जमा साहब से कैसे मुलाकात हुई, मैंने सवाल किया। बहुत सारे लोग मेरे एक कदीम शनासा हैं और मिलते बिछड़ते रहते हैं। तौकीर जमा से भी पुरानी शनासाई है। जापान में मुलाकात हो गई, बहुत सी बातें हुई, कहने लगे हिंदुस्तान आ रही हैं। दौरानी गुफ्तगू एक और कदीम दोस्त हामिद सुल्तान के बारे में इल्म हुआ। वो तो यूं समझो कि मेरे बचपन का साथी था, किसी ज़माने में बड़ी अजीम शख्सियत का मालिक। लेकिन ये बात भी मुझे जनूबी अमेरिका में मालूम हुई कि हामिद सुल्तान यहाँ कुछ हादसात का शिकार हो गया। उसका खानदान बरेली में मुकीम था और बड़ा अच्छा और साहिब हैसियत खानदान तस्वुर किया जाता था। कुछ लोगों से चल गई, उसकी ज़मीनों का मामला था, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और हामिद सुल्तान अचानक गायब हो गया। तवील अरसे तक हामिद सुल्तान के बारे में तलाश वगैरह जारी रही। शनासाओं ने उसके खानदान को सहारा दिया, लेकिन हामिद सुल्तान का पता नहीं चल सका। तौकीर जमा ने मुझे बताया कि अब हामिद सुल्तान हिंदुस्तान वापस आ चुका है। कुछ वाक़यात तौकीर जमा को मालूम थे, लेकिन तफसीली नहीं। मुझे अपने दोस्त के बारे में इत्तला मिली तो मैं भी तौकीर जमा के साथ खिंचा चला आया। बस यूं समझ लो कि अब बरेली जाऊंगा और हामिद सुल्तान से मुलाकात करके तमाम सूरत हाल मालूम करूंगा। बहुत पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बचपन की लातादाद यादें उससे वाबस्ता हैं। जी, अच्छी गुजर रही है वैसे आपकी? हाँ, बस जग राजन राज का खौफ था। मियाँ हम ठहरे शोबदागर किस्म के लोग, हमारा जादू नगरी से कोई वास्ता नहीं, बस शोबदाबाजी से काम चला लेते हैं और अच्छे काम से लोगों को फांस लेते हैं। यही काम आज भी जारी है। तुमने जग राजन राज के जवाल की खुशखबरी सुनाई है तो ज़रा जी खुश हुआ है। अब लंदन भी जाएंगे, हमारे सारे असासे वहीं मौजूद हैं। जाहिर है उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ताहिर बका की खबर भी लेनी है। वैसे तुम्हारा अपना क्या प्रोग्राम है? अब तुम तो बस इन सारे मसलों में फंस कर लंदन से निकल पड़े थे और कोई मंजिल नहीं थी। अगर ये खवातीन यहाँ ना मिलती, मेरा मतलब है जहाज़ में इनसे मुलाकात ना होती, तो शायद तुम हिंदुस्तान का रुख ना करते। इन हालात में हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे जहन में आइंदा कोई ख़ास मंसूबा नहीं होगा। जी, आगे कहिए यमनी साहब। भाई, आगे पीछे क्या कहना है? हम ये चाहते हैं हम तुम्हारे साथ रहें, बरेली चलो। हमारे साथ हामिद सुल्तान के बारे में ज़रा तफसीलात मालूम होंगी। दिलचस्प मशगले रहेंगे, क्या ख्याल है? नहीं यमनी साहब, मुमकिन नहीं है, मैंने कहा। क्यों? मुझे अभी कुछ काम है। क्या? अभी चूँकि जहन में सही तौर पर वजाहत नहीं हो सकी, इसीलिए मैं बता नहीं पाऊँगा। हमाद यमनी साहब ने गर्दन हिलाई, फिर बोले, इस काम की तकमील के बाद कहाँ जाओगे? अपने वालिदैन के पास। कुछ अरसे के लिए वहाँ ज़रूर जाऊँगा। वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा? जी, अगर मुमकिन हो तो ज़रूर चलिएगा। यहाँ जिस काम में मसरूफ़ हो उसमें कितना वक्त लग जाएगा? तयन नहीं कर सकता। अच्छा फिर ठीक है, तुम अपने काम से फारिग हो जाओ तो अव्वल तो हमें हामिद सुल्तान के यहाँ बरेली में तलाश कर लेना। पता दिए देते हैं, पता चल जाएगा। बरेली ऐसी जगह है कि सब एक दूसरे के शनासा हैं और मालूमात करने में दिक्कत नहीं होगी। देखें ज़रा कैसे हालात हैं, और अगर हम बरेली में ना मिल सके तो फिर हमारा जापान का ये पता नोट कर लो। यहाँ से तुम्हें यकीनन पता चल जाएगा कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। खुद ना आ सको तो बस हमें इतला भिजवा देना, पहुँच जाएंगे। वैसे अगर तुम्हें यहाँ जो काम है उसमें अगर हमारी ज़रूरत हो तो हम तुम्हारे साथ चले चलते हैं। तुम्हारे काम की तकमील के बाद हामिद सुल्तान को देख लेंगे। मुनासिब नहीं होगा यमनी साहब, मैंने कहा। मैं बिल्कुल ये नहीं पूछूंगा तुमसे कि मुझे काम की थोड़ी बहुत तफसील बताओ। खैर ये बताओ कहाँ मिल सकोगे? मेरा मतलब है कहाँ जाओगे? आर्जी तौर पर मथुरा, मैंने जवाब दिया। मथुरा? यमनी साहब बोले, जी। मियाँ कहाँ क्याम करोगे? किसी ख़ास जगह नहीं, मेरा कोई शनासा नहीं है। मेरा शनासा है मियाँ, कहाँ नहीं है हमारे शनासा? मौलवी इश्तियाक बेग साहब का एक पता जहन नशीन कर लो, मथुरा में बेहतरीन मददगार साबित होंगे। हमाद यमनी का हवाला देना, और सच्ची बात तो यह है कि तुम्हें किसी का हवाला देने की ज़रूरत क्या है? जहाँ चाहो अपने लिए जगह बना सकते हो।
फिर भी अगर जाना चाहो तो मौलवी इश्तियाक बेग के पास चले जाना। बड़ा साहिब इल्म आदमी है और नफीस किस्म का दोस्त और मोहतरम साथी। अगर तुम्हें वहाँ कोई उलझन हुई तो वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। बेधड़क जो जी में आए कह देना, बता देना उनसे कि क्या चाहते हो। हाँ, ये मुनासिब है। उनका पता मुझे ज़रूर दे दीजिएगा, मैंने कहा और हमाद यमनी ने फ़ौरन ही मौलवी इश्तियाक बेग का पता लिख कर दे दिया और इसके बाद अपना जापान का पता और हामिद सुल्तान का पता मुझे दे दिया, जिसे मैंने महफूज कर लिया। फिर वह मुस्कुराते हुए बोले, अब आ जाते हैं तुम्हारे उन मामलात की तरफ। बहुत बड़ी बात है भाई, 2 हिंदू खवातीन को मुसलमान किया है तुमने, नेकी और सवाब का काम है। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ क्या होता है। तौकीर जमा साहब किस हैसियत से इस मसले को निपटाते हैं। तनवीर से बात तो हुई होगी इस सिलसिले में। तनवीर तो बड़ा पुरुमीद है। वैसे भी अंदाज़ा ये हुआ है कि तौकीर जमा साहब अपने दोस्त कैलाश दत्त से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, हमाद यमनी ने ठंडी गहरी सांस लेकर कहा। ज़माना कदीम में, मेरा मतलब है उस वक्त जब हम नौजवान थे, मोहब्बतों का मेयार ज़रा मुख्तलिफ था। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या और कोई कौमियत का झगड़ा बहुत बाद में पैदा होता था। दिलों में कुशादगी थी। हम सब सिर्फ इंसानी रिश्तों से मोहब्बत किया करते। हिंदू और मुसलमानों में भी ऐसा प्यार था कि आज उसकी कहानी सुनाई जाए तो सिर्फ एक कहानी महसूस हो। उस वक्त की मोहब्बतें आज भी दिलों में जिंदा हैं। कदीम दोस्त भाइयों से ज़्यादा अजीज़ हैं और ऐसे ही महसूस होते हैं। हो सकता है तौकीर जमा इस सारे मसले को निहायत मुसरत से महसूस करे। वैसे भी वो अच्छा इंसान है और मेरे ख्याल में उसे करना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई। हमाद यमनी की गुफ्तगू रुक गई। हमाद यमनी ने बाहर निकल कर देखा तो तौकीर जमा अपने बेटे तनवीर, बहू आयशा और समधन राबिया के साथ खड़े हुए थे। ये क्या बात हुई? तुम लोग खौफजदा होकर अंदर क्यों आ घुसे भई? अरे बाहर निकलो, मुझे मुबारकबाद दो, मेरे गले लगो। कमाल है भाई, खसूसन मैं तुमसे मुखातिब हूँ। आकिल मियाँ, तुमने मेरे बेटे की शादी करा दी मेरे बगैर। अब ज़रा तुमसे निपटूंगा। मैंने मुस्कुराकर गर्दन खम कर दी और कहा, जिस तरह भी हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। फ़िलहाल मेरे गले लग जाओ। और सुनो, इतना खुश हूँ मैं इन तमाम वाक़यात से कि नाकाबिले बयान है। मेरा दोस्त कैलाश दत्त था। काश जिंदा होता तो आज उसका नाम भी मैं कोई ऐसा ही रखता, कोई भी अच्छा सा नाम। लेकिन मुझे खुशी है कि उसकी रूह मुझसे खुश होगी। मेरे बेटे तनवीर ने बिलाशुबा काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है और इसमें तुम्हारा जितना हाथ है मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तौकीर जमा ने मुझे गले लगाया। मुझे खुशी थी कि एक मरहला बखैर खूबी तय हो गया। हमारी यमनी ही के कमरे में सब लोग आ गए। आयशा और आंटी सरोज यानी राबिया बेगम भी बहुत खुश नजर आ रही थीं। आयशा का चेहरा तो अब देखने के काबिल था। उसने 1-2 बार मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और इसके बाद गर्दन खम कर ली। तौकीर जमा कहने लगे, भाई ये सारी कार्रवाई मेरी पसंद के ऐन मुताबिक है। मेरे दिल में बारहा ये ख्याल आया कि काश ये लोग मुसलमान होते तो मेरा इनका ज़िंदगी के हर लम्हे का साथ हो जाता। लेकिन ये मुश्किल थी और ये मुश्किल खुदा ने खुद ब खुद हल कर दी। बेशक इसमें आकिल मियाँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब मुझे आप लोगों से आइंदा के लिए कुछ मशवरे करने हैं और उसी सिलसिले में इस वक्त ये हाज़िरी दी गई है। मैंने निहायत मसरूर लहजे में कहा, तौकीर जमा साहब, मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आपका अक्स तनवीर मैं देख चुका हूँ और मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत बड़े लोगों का ख़ानदान है। आपने जिस खुश दिली से ये सब कबूल कर लिया, इसके लिए मैं आपका अकीदतमंद बन गया हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहरहाल ये आपके ज़ाती मामलात थे, आपकी दोस्ती क्या थी और इस ख़ानदान के लिए आपके दिल में क्या क्या गुदाज था, वो एक बिल्कुल अलग नौइयत की बात है। लेकिन मुझसे ज़्यादा खुशी इस मसले में और किसी को नहीं हो सकती, राबिया आंटी ने कहा। और अगर इस मौका पर मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूं तो भी ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। हकीकत यह है तौकीर भाई कि मेरी खुशनसीबी का आगाज़ उस वक्त से हो गया था जब आयशा पर जहाज़ में दौरा पड़ा और इन्होंने हमारी मदद की। स्पेन में मुलाकात का दूसरा दौर हुआ और ये इतने नेक इंसान थे कि अपने सारे प्रोग्राम छोड़कर हमारे साथ हिंदुस्तान चले आए। यहाँ कोठी में आने के बाद बहुत अरसे के बाद कैलाश दत्त जब मर चुके थे, मुझे एक ऐसा सहारा मिला जिसके ज़रिए मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकती थी। एक तरफ ये मेरी बेटी के मददगार हमदर्द थे तो दूसरी तरफ हवेली के मामलात में मेरे साथ जो कुछ कर रहे थे वो भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं नहीं जानती कि अंदरूनी तौर पर क्या है, लेकिन बारहा मुझे यह एहसास हुआ कि यह भी एक महान आत्मा है। मैं इसके अलावा और क्या कहूँ कि खुदा मुझ पर मेहरबान था। मुझे इस ईमान की दौलत से नवाजना था उसे। इसका ज़रिया बड़ी हद तक, बहुत बड़ी हद तक आकिल मियाँ बने। बहरहाल अब हम दूसरे मरहले में हैं। मेरी तौकीर भाई से बहुत सी बातें हुई हैं और आप लोगों से मशवरा दरकार है। क्या मंसूबा है तौकीर मियाँ? भाई इस बार तो हिंदुस्तान आना बहुत मुबारक साबित हुआ मेरे लिए।
एक चांद सी बहू मिल गई, मुझे मेरी भाभी मिल गई और 2 इंसानों को मुसलमान करने का फ़ख्र हासिल हुआ। मुझे बड़ी दौलत कमा ली है मैंने इस वक्त, और अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। फैसला ये किया हम लोगों ने कि यहाँ चूंकि मामलात खासे मुश्किल हो जाएंगे, राबिया भाभी का पूरा ख़ानदान यहाँ मौजूद है। अभी किसी को इल्म नहीं है कि क्या क्या हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि जो छोटे मोटे मामलात हैं जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है उन्हें निपटा लिया जाए, राबिया भाभी का कारोबार समेटा जाए और मैं और बहू और भाभी को लेकर अपने वतन रवाना हो जाऊं। यहाँ जो कुछ रह जाएगा उसके बारे में बाद में किसी वक्त देख लिया जाएगा। वैसे खुदा का एहसान है कि भाभी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तन्हा ज़ात है उनकी, वो अगर चाहें तो अपनी जायदाद ज़मीनें और जो भी वो पसंद करें अपने पसंदीदा अहले ख़ानदान को दे दें। वहाँ हमें किसी शय की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहू तो मेरे बेटे की दौलत की हकदार है और मेरा बेटा ज़ाहिर है मेरे सारे कारोबार का मालिक। चुनांचे ये कोई इतना अहम मसला नहीं है। फिर भी भाई साहब, मेरा जो कुछ है मैं उसे छोड़ना तो नहीं चाहूँगी, राबिया खातून ने कहा। हाँ हाँ, हम इसके लिए माकूल बंदोबस्त कर देंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। आप दोनों यहाँ दिल्ली में ही रहें, हमें ज़रूरी जिम्मेदारियाँ सौंप दें। मैं कुछ वक्त यहाँ सर्फ किए लेता हूँ और उसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे। निहायत मुबारक इक़दामात हैं, मैं इनकी तायद करता हूँ, हमादी अम्मी ने कहा। और इसके बाद तौकीर जमा साहब, आपसे इजाज़त भी दरकार होगी। क्यों इतनी जल्दी हमादी अम्मी? हाँ भाई, मैं अपने दोस्त हामिद सुल्तान से मिलने के लिए बेचैन हूँ। हामिद सुल्तान से तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन अब यहाँ की मसरूफियात भी ज़रा जहन में रखना है। बाद में सही फिर सही तो तुम बरेली जाओगे। हाँ बस तो ठीक है। और आकिल मियाँ, आप यहाँ कुछ अरसे क़याम करके अपनी मंजिल को रवाना हो जाएंगे। ये बताइए आपका अपना क्या प्रोग्राम है? तौकीर जमा ने पूछा। नहीं तौकीर जमा, मुझे भी फ़ौरन ही हमादी अम्मी साहब के साथ ही रवाना होना है। मेरा अपना एक और काम है, मैंने कहा और तनवीर चौंक कर मुझे देखने लगा। होंठों ही होंठों में मुस्कुराया और मुझे इशारा करने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को उसके इशारों से बेताल्लुक़ कर लिया। तो फिर कब रवानगी है आपकी? मेरा ख्याल है भाई मैं तो कल चला जाऊँगा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम, मैंने जवाब दिया। अरे नहीं, अब इतनी जल्दी तो नहीं जाने दूंगी मैं आप दोनों को, राबिया आंटी बोली। नहीं भाभी साहिबा, बस आप लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहें, हम अपने काम में लग जाते हैं। आकिल मियाँ, तुम तो अभी बिल्कुल नहीं जाओगे? वाह, ज़रा सा सुकून मिला है और सुकून मिलते ही तुम रवाना हो जाओगे। राबिया आंटी, मेरी इतनी ही जिम्मेदारी थी, मैंने पूरी कर दी। आप यकीन कीजिए बहुत अहम काम है मुझे। राबिया आंटी खामोश हो गईं। अलबत्ता रात को मोहतरमा आयशा अपने शौहर नामदार के साथ मेरे कमरे में नाजिल हो गईं। बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, समझ रहे हैं ना? हमें अभी काफ़ी अरसे आपके साथ रहना है। भाई तनवीर मियाँ, आप ही हमारी सिफारिश कर दें भाभी से। इजाज़त नहीं थी वरना बता देता। क्या मतलब? आयशा ने चौंक कर तनवीर को देखा। देखो आयशा, बुरा ना मानना, मोहब्बतों के मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं। दोस्त का रिश्ता भी बड़ा कीमती होता है। बीवी तो खैर बीवी ही होती है। असूली तौर पर बीवी को तमाम राज बता देने चाहिए, लेकिन वो राज जो अपने आप से ताल्लुक़ रखते हैं। आकिल भाई के बारे में कुछ कहना मेरे लिए इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं था। क्या किस्सा है जनाब आकिल साहब, फरमाइए आप, आयशा ने मुझे देखते हुए कहा। मैं क्या फरमाऊँ? तनवीर, अगर आपको कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। गोया कोई कहानी सुनाने की इजाज़त है। भाई आज नहीं तो कल सुनाओगे तुम, बस, बल्कि कल क्या आज यहाँ से जाते ही सुना दोगे। चुनाचे मेरे सामने सुना दो तो क्या हर्ज है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर हंस पड़ा। फिर बोला, बीवियों के मामले में आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा मालूम होता है। हाँ भाई, मेरी हिम्मत तो शायद ना होती कि मैं ज़ुबान बंद रखता। मोहतरमा के गुस्से को कौन बर्दाश्त कर सकता था। दरअसल मेरे भाई को भी इश्क हो गया है, तनवीर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा और आयशा चौंक पड़ी। क्या? हाँ। झूठ? हरगिज़ नहीं। मगर किससे? मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चल सका। और ये नहीं, गलत बात है, आप झूठ बोल रही हैं, आयशा ने तनवीर से कहा। सुन लिया आपने जनाब तनवीर साहब, मेरा ये मुकाम है। ठीक है भाई, हम तो चूँकि इश्क कर चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं, इसलिए हमारी हैसियत तो जाहिर है कम होगी। आपका वकार अभी बाकी है। बेकार बातें ना करें, मुझे सही बात बताइए। मोहतरमा, सही बात हम बता सकेंगे आपको, तनवीर ने कहा। क्यों आकिल साहब, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैंने जवाब दिया। यार क्यों मरवा रहे हो, एतराफ़ कर लो ना। बकवास मत करो, कहानी तुम सुना रहे हो, कहानी सुना दो, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। आपको मथुरा ले जाया गया था मोहतरमा आयशा, वहाँ एक मंदिर में एक देवदासी हैं, याद होगा आपको। बस हमारे भाई ने उन्हें देख लिया और अक्सर जमुना पार जाते रहे। आपकी वजह से वापस आ गए, वरना वहाँ कुछ और कोशिशें की जाती। और अब यकीनन इनका इरादा मथुरा ही जाने का है। ओह, मगर ये कैसे मुमकिन है? आप बताइए आकिल साहब, क्या ये दुरुस्त है? मैं मना कर चुका हूँ।
यार आकिल, हकीकतों का इतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। हकीकत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि मैं उस पुरस्कार शख्सियत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। वजह? तनवीर ने चुभते हुए लहजे में कहा। बस मेरी फितरत, मैंने जवाब दिया। और मोहब्बत भी फितरत ही का एक हिस्सा है, और किसी अजनबी शख्सियत के बारे में जानने की ख्वाहिश उसका दूसरा हिस्सा। कहीं आप किसी मुसीबत में न फंस जाएं। हिंदू मुसलमानों का मामला यहाँ भी पेश आ गया है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं अपने तजस्सुस को ख़त्म नहीं कर सकता। लो, ये और हो गई। अब दिल आपके लिए परेशान रहेगा, आयशा ने कहा। कतई नहीं, आप लोग अपनी दुनिया में मस्त रहें, मेरी तो दुनिया ही अलग है। तो फिर आपसे दूसरी मुलाकात कब और कहाँ होगी? दुनिया के बारे में सुना गया है कि गोल है, चलता रहूँगा और किसी न किसी दिन आपके पास पहुँच ही जाऊँगा। कब जा रही हैं आप? कल। मेरा दिल नहीं चाहता। अब आपका दिल सिर्फ तनवीर साहब के मसाइल के लिए चाहना चाहिए। मोहतरमा आयशा, समझिए आप, बहुत सी बातें हुई। वो लोग मुझे तरह तरह से समझाते रहे, बहुत से मशवरे दिए गए, मैंने कबूल कर लिए और उसके बाद ये नशस्त ख़त्म हो गई। हमारी अम्मी ने दूसरे दिन सुबह ही से इंतज़ामात शुरू कर दिए। मैंने भी कुछ इंतज़ाम किए और फिर हम उन लोगों से इजाज़त लेकर साथ ही साथ बाहर निकले। बहुत सी पेशकशें की गई थीं लेकिन कबूल नहीं की थीं। बाहर निकलने के बाद हमारी अम्मी ने कहा, हाँ मियाँ, अब आगे का प्रोग्राम तय करना है। आप बरेली जाइए। यमनी साहब, मुझे कुछ और काम भी करना होंगे। तुम यहाँ से मथुरा ही जाओगे ना सीधे? अभी नहीं, 1-2 दिन दिल्ली में काम करूँगा। क्या मतलब? आप जानना ही चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे यहाँ से कुछ ख़रीदारियाँ करनी हैं। तो फिर कहाँ काम करोगे? किसी भी होटल में। तो हम भी साथ होंगे, हमारी अम्मी ने कहा। आप मेरी वजह से क्यों वक्त बर्बाद करती हैं? जी नहीं, आपके साथ गुजारने वाला वक्त बर्बाद नहीं होता। यमनी साहब, मैं यहाँ के होटलों और क्लबों को तलाश करूँगा। कुछ वक्त यहाँ गुजार कर ताश खेलूँगा। कुछ रकम दरकार है। यहाँ आने के बाद मेरे पास सारी करेंसी ख़त्म हो गई है। ये रकम जमा करने के बाद मुझे ख़रीदारी करनी है और फिर मथुरा रवाना होऊंगा। हमारी अम्मी हैरानी से मुझे देखने लगे, फिर बोले, तरमीम होगी इसमें थोड़ी सी? हरगिज़ नहीं, आप बिल्कुल ताश नहीं खेलेंगे। मेरे पास मुकामी करेंसी भी बहुत तादाद में है और डॉलर वगैरह भी हैं। जितनी ज़रूरत हो आप ले लें। बाद में अगर आपकी ज़रूरत पूरी ना हो तो आपका जो दिल चाहे कर लें। वैसे आप यहाँ से जाकर इश्तियाक बेग साहिब ही के पास ठहरेंगे ना? ये भी हो सकता है मुमकिन ना हो यमनी साहब। यानी सारा काम अधूरा रह गया। भाई क्यों आखिर? यमनी साहब, मुझे वहाँ हिंदू मंदिरों पर काम करना है। क्या? यमनी साहब हैरत से बोले। जी, मैं हिंदू मंदिरों के बारे में थोड़ी सी तहकीक करना चाहता हूँ और ये मेरा एक अहम मसला है। इसके लिए मुझे यहाँ दिल्ली से कुछ ऐसे लिबास भी खरीदने हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें भी जिन्हें मैं अपना मुआविन बना सकूँ। बड़ा दिलचस्प एडवेंचर है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, लेकिन कम से कम यार हमारे पुराने ताल्लुकात इतने हैं कि हमें तो बता दो कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बस यमनी साहब, आप समझ लें, कुछ ऐसे ही नागुज़ीर मामलात हैं जिनके लिए मुझे ये ज़रूरत पेश आई। काश हमें भी साथ रहने की इजाज़त मिल जाती। आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़ा एहतराम करता हूँ मैं आपका, लेकिन इस मसले में आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई ज़िद ना करें और मुझे मेरा काम करने दें। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं ज़िद करेंगे। और भला हमारी मजाल के हम एक शबलीस को उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर कर सकें, शामत आई है हमारी। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन करेंसी के मसले में आप गड़बड़ ना करें। आपको उलझन तो पेश नहीं आएगी? मैंने कहा। कैसी बातें करते हो भाई? देख लो, मेरे पास जो कुछ है कह देते तो वहीं दिखा देता। चुनाचे अब ऐसे किसी मसले में बिला वजह बहस ना करो। ठीक है, आप ये काम करें, मैं अपना काम कर लूँगा। यमनी साहब ने मुझे अच्छी खासी रकम दी। वैसे रकम का मसला मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उनकी पेशकश भी कबूल करना पड़ी और उन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया कि मेरे लिए तवील अरसे को काफ़ी हो। बाज़ार से ख़रीदारी मैंने उनके सामने ही की और इस अंदाज का सामान ख़रीदा कि मेरी ज़रूरत के मुताबिक पूरा हो। मेरे जहन में एक मंसूबा था। फिर यमनी साहब से रुखसत होते हुए मैंने कहा, आपसे दूसरी मुलाकात कब और कहाँ होगी? मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी कभी दिल्ली आओ, मैं एक पता दिए देता हूँ, वहाँ से मेरे बारे में मालूमात हासिल कर लेना। वैसे जैसा कि हमने तय किया था, बरेली में भी ये मालूमात हासिल की जा सकती हैं, वरना फिर जापान में। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया और इसके बाद यमनी साहब मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए और जब तक मैं मथुरा जाने वाली ट्रेन में ना बैठ गया वो वहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि सारे मामलात के बावजूद अगर कभी इश्तियाक बेग की ज़रूरत पेश आए तो मैं उनसे ज़रूर मिल लूँ। मैं इश्तियाक बेग साहब से ज़रूर मिलूँगा, मैंने जवाब दिया। ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। बाहर के मनाजिर मेरी निगाहों के सामने थे। रीता और सरोज दत्त का मसला जिस तरह निमटा था उस पर मुझे भी दिली मुसर्रत थी और मैं इसमें अपनी शमूलियत को महसूस करके खुश हो रहा था। फिर इसके बाद मेरी निगाहों में वो हसीन चेहरा आ गया
जिसने मुझे अपने तिलिस्म में जकड़ लिया था, वो लम्हात याद आए जब मैं वहाँ उसके सामने मौजूद था और मैंने जहनी तौर पर उसे मुतासिर किया। वो बेचैन हो गई थी और उसके बाद से आज तक मेरे जहन में उसके वही नकूश जम गए थे और मैं उसके लिए थोड़ा सा मुस्तरिब था। तनवीर से अगर ये इकरार कर लेता कि दर हकीकत मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ तो कोई नाकाबिल यकीन बात नहीं थी, लेकिन क्या फ़ायदा किसी की कहानी कोई आम करे। चुनाचे खामोशी इख्तियार कर ली। मथुरा पहुँच गया। रेलवे स्टेशन से नीचे उतरा और उसके बाद तांगे में बैठकर उसी जानिब चल पड़ा जहाँ पहले गया था। उस वक्त मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ थीं, लेकिन अब मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस कर रहा था। अपने उस लिबास से मैंने एक महफूज जगह छुटकारा हासिल किया, धोती बांधी, कुर्ता पहना और उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुकामी आदमी की हैसियत इख्तियार कर ली। अपने मुख्तसर से सामान के साथ जमुना किनारे की जानिब चल पड़ा। जमुना किनारे के मनाजिर वही थे। यात्रियों ने डेरे डाल रखे थे और भांत भांत के लोग नजर आते। मैं भी उनके साथ एक जगह डेरा डालकर बैठ गया, लेकिन मेरा असल काम तो जमुना पार था। चुनाचे पहली ही फुर्सत में मैंने जमुना अबूर की और उसके बाद दूसरी सिमत पहुंच गया। अब मुझे पीतल नवाज जाना था। पीतल नवाज तक का सफ़र भला कोई मुश्किल काम था। वहाँ भी बड़े मंदिर के सामने यात्रियों के डेरे पड़े हुए थे। जिसे जहाँ मौका मिल गया वहाँ उसने अपना अड्डा जमा लिया। वहीं खाना पकाना हो रहा था। खाने पीने की अशिया वैसे भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में मिल जाती थीं। पूरियाँ, तरकारी, ये सारी चीज़ें बआसानी दस्तयाब हो जाती थीं। मैं वैसे भी अकेला था, मुझे इन तमाम चीज़ों में उलझने की क्या ज़रूरत थी। अलबत्ता कोई मुनासिब ठिकाना तलाश करने में थोड़ा सा वक्त सर्फ करना पड़ा और मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। दिल में ना जाने क्यों बड़े बड़े एहसासात उभर आए। वह मोहनी सूरत आंखों में बसी हुई थी। उसी रात मैंने यकसू होकर अपना जहन उसकी जानिब माइल कर दिया और उसे मुखातिब करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा उससे जहनी राब्ता कायम हो चुका है। मैंने उससे कहा, मैं आ गया हूँ देवी, मैं आ गया हूँ। बहुत दिन हो गए तुझसे दूर हुए, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मुझे मेरी बात का जवाब दे। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अलबत्ता मेरी जहनी कुव्वतें जहाँ मरकूज़ हुई थीं वहाँ पहुँचकर मुझे यह अंदाज़ा हो रहा था जिसे मैंने अपने जहन में तलाश किया है वो मेरा पैगाम वसूल कर रहा है और मुझसे दूर नहीं है। मैं उसे मुखातिब करता रहा, लेकिन शायद उसे जवाब देना नहीं आता था। अपने जहन में जो ख्यालात वो महसूस कर रही होगी उन्हें सिर्फ अपना एहसास समझ रही होगी और जवाब देने का तरीका उसे नहीं आता था। मुझे यकीन था कि मेरी हदायत के मुताबिक मेरा चेहरा उसकी निगाहों में होगा। मैंने आखिर में उसे कहा, मैं बहुत जल्द तेरे पास आऊँगा, बहुत जल्दी तेरे दर्शन करूँगा। और इसके बाद मैंने ये जहनी राब्ता ख़त्म कर दिया। जुमेरात का इंतज़ार करना पड़ा और जुमेरात 3 दिन के बाद थी। ये 3 दिन मैंने बड़ी बेकुली के आलम में गुजारे। मंदिर के इर्द गिर्द चकराता रहता और कोई ऐसी जगह तलाश करता था जहाँ से छुपकर मंदिर में दाखिल होने का मौका मिल जाए। लेकिन ना जाने क्या बात थी, पुजारियों ने मंदिर को बेहद महफूज कर दिया था और कोई ऐसी खुफिया जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ से कोई छुपकर मंदिर में दाखिल हो सके। एक आध जगह ऐसी थी भी तो उसे इंतहाई मजबूती के साथ बंद कर दिया गया था। ये बड़ी परेशान कुन बात थी। मंदिर के ऊपरी हिस्सों में ऐसे झरोके थे जिससे बाहर झांका जा सकता, लेकिन ये झरोके भी खाली पड़े रहते। जुमेरात का दिन आया और मैं अंदर दाखिल हो गया। यात्रियों की तादाद ना होने के बराबर थी। मैं उस जगह जा बैठा जहाँ देवी दर्शन दिया करती थी, लेकिन जब वक्त हुआ तो वही लंबा चौड़ा पुजारी तन्हा आकर उस जगह बैठ गया जहाँ वो बैठा करती थी और लोग उससे अपनी बातें करने लगे। मुझे हैरानी हुई और मैंने करीब बैठे हुए एक शख्स से पूछा, महाराज क्या आज देवी दर्शन नहीं होंगे? हो कहाँ रहे हैं देवी दर्शन? 3 जुमेरातों से तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, देवी आती ही नहीं। क्यों? ये लोग कहते हैं कि वो जाप कर रही हैं और तारीकी में हैं। जब उसका जाप पूरा हो जाएगा तब वो बाहर आएगी। 3 जुमेरातें हो गई। हाँ, उस शख्स ने जवाब दिया। मुझे मज़ीद बेचैनी हो गई। ये कैसा जाप है, इसके बारे में मालूम करना बेहद ज़रूरी था। मैं अपने दिल में जो कैफियतें महसूस कर रहा था उन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। मेरी निगाहें उसे तलाश कर रही थी और ये कहानी सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। बाहर तो और मैं वापस आ गया और परेशान अपनी जगह क़याम करने लगा। फिर कुछ और वक्त गुजर गया। दूसरे दिन मैं फिर मंदिर पहुंच गया। जुमे का दिन था। मंदिरों के आसपास बिल्कुल तारीकी और खामोशी फैली हुई थी। मैंने उस मंदिर के एक पुजारी को जा पकड़ा। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ महाराज। क्या देवी दर्शन क्यों नहीं दे रही? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो जाप कर रही हैं? मैं असल बात मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। असल बात क्या है? पुजारी ने मेरी आंखों में देखा और यही मैं चाहता था और उसकी आंखें मुझ पर जम गईं। मैंने उसे अपनी आंखों के जाल में जकड़ लिया। वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो गया और उसके खदोखाल ढीले पड़ गए, जबकि थोड़ी देर पहले वो कड़ी निगाहों से मुझे देख रहा था।
अब तुम ये बताओ कि देवी दर्शन क्यों नहीं दे रही। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो बीमार है। क्या? हाँ, वो 3 जुमेरातों से बीमार है और उसने दर्शन नहीं दिए। क्या बीमारी है उसे? भगवान जानता है, हम नहीं जानते, मगर कुछ पता तो चला होगा। कहाँ ना भगवान जानता है, मगर इलाज हो रहा है उसका। क्या बुखार वगैरह है या कोई और बीमारी है? हमने कहा ना, हमें मालूम नहीं। अगर पुजारी को ये बात मालूम होती तो उसकी मजाल नहीं थी कि वो जवाब न देता। मैंने उसे जहनी तौर पर आज़ाद कर दिया और वहाँ से जाने का इशारा किया। वो खामोशी से गर्दन खम करके चला गया, लेकिन मैं बेचैन हो गया। अब तो कोई तरीका ऐसा नज़र नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि जानिहाना अंदाज में काम शुरू कर दूं, यानी उस बड़े पुजारी को जो वहाँ बैठता है किसी तरह अपने जहनी जाल में फांसूं और उसे इस बात के लिए मजबूर करूं कि वो मुझे वहाँ तक ले जाए। लेकिन इससे और बहुत सी पेचीदगियाँ हो सकती थीं। वो भी आखिर किसी न किसी हैसियत के मालिक थे। जाने बूझे बगैर फौरी तौर पर यह कदम उठाना मेरे लिए गैर मुनासिब था। कोई ऐसा अमल करना चाहिए जिससे काम आसानी से हो जाए। बहुत देर तक मैं सोचता रहा। मैंने यहाँ एक इमारत देखी थी जिसे रिथशाला कहा जाता था। यहाँ भी यात्रियों के क़याम का बंदोबस्त हो जाता था। चुनाचे मैंने मजीद आराम हासिल करने के लिए रिथशाला का रुख किया। बड़ी साफ़ सुथरी इमारत थी और उसका किराया भी अच्छा खासा महंगा था। आम किस्म के लोग यहाँ क़याम नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने वहाँ कई ख़ानदानों को मुकीम देखा। मुझे एक अच्छा कमरा मिल गया। यात्रियों के लिए आला किस्म का फर्नीचर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उस कमरे में कालीन ज़रूर बिछा हुआ था और दूसरे इंतज़ामात भी थे। ये जगह मुझे खासी बेहतर मालूम हुई और मैंने यहाँ क़याम कर लिया। जल्दबाजी से काम लेने की बजाय कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहता था जिससे मेरी अपनी भी एक हैसियत बने और उस हैसियत के साथ मुझे वहाँ पहुँचने का मौका मिल सके। अगर और कोई तरकीब कारगर नहीं हो सकी तो फिर अंधे इक़दामात करूँगा और नताइज का इंतज़ार। चुनाचे मैं रिथशाला के उस बड़े कमरों में कालीन पर लेटकर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने लगा और अचानक ही एक ख्याल मेरे जहन में जड़ पकड़ गया। मैं उठकर बैठ गया। अगर ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए तो हो सकता है मेरी अपनी एक अलग हैसियत बन जाए और इससे कुछ काम हो सके। मुझे अपना ये मंसूबा काफ़ी दिलचस्प महसूस हुआ। रिथशाला में क़याम करने वालों के लिए कुछ मुलाजमीन भी रखे गए थे और इसका निज़ाम बाकायदा चंद अफराद चलाते थे। मैं अपने मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता रहा। अब इसके लिए मुझे उम्दा किस्म की अदाकारी करनी थी। वैसे भी इन लोगों के कुछ मामलात जान चुका था और ये सोच रहा था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरे लिए पब्लिसिटी का ज़रिया बन जाए, और ऐसा एक शख्स मुझे नज़र आ ही गया। ये रिथशाला का एक मुलाजिम था, नौजवान, खूबसूरत और अच्छी शख्सियत का मालिक। उसके चेहरे पर फैली हुई उदासी की गहरी तह ने मुझे उसकी जानिब मुतवज्जा किया। किसी काम से मेरे नज़दीक से गुजरा तो मैंने उसे रोका। सुनो। वह रुक गया, फिर जल्दी से मेरे करीब आया। जी महाराज, मुझे तुमसे कुछ ख़ास काम है। हुक्म दीजिए महाराज, उसने पूरे इखलाक अंदाज में कहा। आओ ज़रा मेरे पास, जल्दी में तो नहीं हो? नहीं महाराज, उसने कहा और मेरे इशारे पर सामने बैठ गया। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद दास। गोविंद, मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ मुमकिन है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन क्या करूँ, मेरे दिल में ये ख्याल जागा है। तुम मुझे मेरी बात का बिल्कुल सही जवाब दो। कौन सी बात का महाराज? हम तुम्हारी आंखों में परेशानी देख रहे हैं गोविंद। कोई ऐसी उलझन ज़रूर है तुम्हारे दिमाग में जिसने तुम्हें उदास कर दिया है। हम तुमसे यह सब कुछ पूछने का हक नहीं रखते, लेकिन ना जाने क्यों मन चाहता है कि तुमसे ये पूछूं। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा और यही वो लम्हा था जब मैं उसे अपनी आंखों के सहर में गिरफ्तार कर लूं। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में मैंने उसकी आंखों को अपनी आंखों में जकड़कर उसके जहन की गहराइयों की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। तब उसके दिमाग में जो सोचें पैदा हुईं उससे एक कहानी हासिल कर ली। उसका नाम गोविंद दास था। जमुना नामी किसी लड़की से मोहब्बत करता था और जमुना के हसूल में नाकाम था। 2 दिन के बाद जमुना की बारात आने वाली थी। जमुना का लालची बाप किसी बड़े आदमी से उसकी शादी करना चाहता था। गोविंद के रिश्ते को उसने नामंजूर कर दिया और गोविंद दास के लिए उदास था। यह थी उसकी कहानी। लेकिन उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हुआ कि मैंने उसकी हकीकत पाली है। वो बस यही सोच रहा था कि मुझे क्या जवाब दे। मैंने उसके जहन को छोड़ दिया तो वो मुस्कुरा कर बोला, आपका ख्याल है महाराज, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी आपकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जानिब तवज्जो दी। मैं ना कोई साधु हूँ, ना कोई फ़कीर, और ना ही तुमसे कोई लालच रखता हूँ गोविंद। बस इंसानी हमदर्दी के तहत मैंने तुमसे ये बात पूछी थी, लेकिन तुम मुझे नहीं बताना चाहते ना सही। हाँ, एक सवाल मेरे दिल में ज़रूर पैदा हो गया है, वो ये कि क्या जमुना भी तुमसे मोहब्बत करती है? जी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वह फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगा। महाराज, उसने दहशतज़दा अंदाज में दरवाजे की जानिब देखा और फिर मेरी तरफ देखने लगा।
फिर बहुत बुरी तरह परेशान लहजे में बोला, महाराज आपको जमुना का नाम कैसे मालूम हो गया? बस गोविंद कहा ना तुमसे कि यूं ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जागी थी। अच्छी बात है कि दूसरों को अपने मन का भेद ना बताया जाए, मगर बाज़ औक़ात बता देना करामत भी होता है। मगर आपको जमुना का नाम कैसे मालूम हुआ? बहुत सी ऐसी बातें हैं गोविंद जो किसी को बताई नहीं जाती। हमें मुआफ़ कर देना महाराज, आप महान हैं। मेरे मन की बात जान गए आप तो। मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा महाराज। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। अरे अरे उठो गोविंद, ये क्या बचपना है भाई। हमने खुद तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा था, तुम्हारी उदासी के बारे में पूछा था। अब वो दूसरी बात है कि हमारे मन में तुम्हारी कहानी आ गई। बताओ, बैठो, क्या जमुना भी तुम्हें चाहती है? वो तो मुझसे भी ज़्यादा चाहती है महाराज। उसके पिता का क्या नाम है? मनोहर वर्मा, गोविंद दास ने जवाब दिया। मनोहर जी लालची आदमी हैं जी महाराज। और जिससे वो शादी कर रहे हैं अपनी बेटी जमुना की, वो कैसा आदमी है? महाराज बहुत बड़ा आदमी है। मगर आप उस लड़के को देखें जिससे शादी की जा रही है तो आप खुद कानों पर हाथ रखेंगे। ये मोटा, ये भद्दा, उम्र भी ज़्यादा है और फिर बेवकूफ़ है। बल्कि ये कहा जाए महाराज तो गलत नहीं होगा, एक तरह से पागल है और दौलत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ महाराज। तुमने मनोहर वर्मा से बात की इस सिलसिले में? महाराज सारी बातें हो चुकी हैं उनसे, मगर वो बहुत लालची आदमी हैं। वो भला मुझ जैसे गरीब आदमी को क्या हैसियत देंगे? तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए? महाराज सारा जीवन यही चाहा है, अब क्या कहूँ मुँह से। ये बताओ हमें क्या दोगे अगर ऐसा हो जाए तो? नहीं महाराज, अब कहाँ मुमकिन है। परसों बारात आ रही है, सारी तैयारियां हो गई हैं। हो जाए तो क्या दोगे हमें? दिल दे दूंगा महाराज, जान दे दूंगा, अपना सारा वजूद आपको दे दूंगा महाराज। मेरे पास कुछ नहीं है दुआओं के सिवा, और क्या दे सकता हूँ? मगर ये कैसे मुमकिन है? परसों तुम बारात में शरीक होगे ना? जी महाराज। कहाँ रहते हो? यहीं पीछे मेरा घर है। कौन कौन है घर में? माँ के अलावा और कोई नहीं है महाराज। गुजारा हो जाता है बहुत अच्छी तरह महाराज। रिथशाला का मुलाजिम हूँ। रिथशाला ही की तरफ से घर भी मिला हुआ है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, कुछ और भी हिसाब किताब हो जाता है। बस ठीक से गुजर बसर हो रही है। शादी कर लोगे तो काम बन जाएगा महाराज। ये बस एक ख्वाब ही है मेरे लिए। जमुना मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकती, इसका मुझे पूरा पूरा यकीन है। तो बस ठीक है, ऐसे कपड़े पहन कर आना और होशियार रहना, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बारात में शरीक होना। मगर होगा क्या महाराज? जो होगा बाद में देख लेंगे। बस तुम हमें ले जाकर एक तरफ बिठा देना। उसने वादा कर लिया। बड़ा दिलचस्प खेल था। मैंने तो ये समझा था कि कोई हल्की फुल्की सी बात हुई तो यहीं से अपने काम का आगाज़ कर दूंगा, लेकिन मामला दूसरा ही निकल आया और ज़रा लंबा था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि यह भी दो मोहब्बत भरे दिलों का किस्सा था। लेकिन क्या हर्ज है, कोई ऐसी मसरूफियत तो है नहीं कि फ़ौरन ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। दिल में बस उस लड़की का ख्याल ज़रूर था जिसने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया। मगर इस सिलसिले में और कोई तरकीब समझ में भी नहीं आई। लंबा खेल खेल कर ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था और उसी की बुनियाद डाल दी थी। चुनाचे इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया बुझाया और गोविंद मेरे आगे पीछे फिरने लगा। खुसूसी तौर पर उसने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। दूसरे दिन शाम को मेरे पास आ गया और बोला, हम जा रहे हैं महाराज, वो सामने हमारा घर है। आप अगर एक वक्त का खाना हमारे साथ खा लेते तो अच्छा था। नहीं गोविंद, अभी नहीं, बाद में तुम्हारे साथ खाना भी खाऊंगा। तुम जा रहे हो कल, तो तुम यहाँ नहीं आओगे? नहीं महाराज, कल हम नहीं आएंगे, छुट्टी ले ली है। बारात रात को आएगी। हम शाम को 5 बजे आपके पास पहुँच जाएंगे और आपको वहाँ ले जाएंगे। मैं ठीक 5 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैंने जवाब दिया। दूसरे दिन गोविंद वादे के मुताबिक 5 बजे मेरे पास पहुंच गया। मैं तैयार था और उसका इंतज़ार कर रहा था। हमें थोड़ा सा फासला तय करना पड़ा। बारात के लिए पंडाल सजा दिया गया। मेरा किसी से कोई ख़ास तारुफ नहीं कराया गया। बस मैं यूं ही इतराफ़ में चकराता फिरा, जबकि गोविंद वहाँ मसरूफ़ था। उसकी माँ भी पहुँच चुकी थी, जिसके बारे में उसने मुझे बताया। सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर बारात आ गई और गोविंद दास की एक बात बिल्कुल सच निकली। बारात का दुल्हा वाकई बहुत अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक निकला और साफ जाहिर हो जाता था कि वो ज़हनी तौर पर मोतदिल नहीं है। मुझे एक नेक काम करने का मौका मिला और इससे मेरे अपने मकासद की तकमील भी होती थी। चुनाचे मैं ज़हनी तौर पर मुतमईन हो गया। किसी हिंदुस्तानी शादी के सिलसिले में ये मेरी पहली शिरकत थी और मुझे यहाँ के रसूमात मालूम नहीं थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद गोविंद दास ने मुझे इस बारे में भी तफसीलात बता दी और मैं गर्दन हिलाने लगा।
मैंने दुल्हा के बाप को भी देखा। सारे काम मुकम्मल हो गए। तकरीब जोरों शोर से जारी थी। बेशुमार मेहमान आ गए थे और फिर मैंने दुल्हा के करीब पहुंचकर उसे अपने चक्कर में फांसने की कोशिशें शुरू कर दी। अहमक सा आदमी था और शक्ल ही से बेवकूफ़ लगता था। मेरी आंखों से जब उसकी आंखें मिली तो मैंने उसके जहन में झांका और मुझे एक दिलचस्प तजुर्बा हुआ। अजीब खिचड़ी सी पक रही थी उसके जहन में। शादी से खुश भी था और तरह तरह के अनोखे ख्यालात उसके जहन में जन्म ले रहे थे। बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैंने उसमें अपनी तरमीम शुरू कर दी और उसके दिमाग में ये बात डालने लगा कि उसे इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। मैं इन कोशिशों में मसरूफ़ था और उधर दूसरी कार्रवाइयाँ हो रही थीं। हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक दुल्हन को यहाँ लाया जाना था और एक जगह जो बनाई गई थी उसके गिर्द उन्हें आग के गिर्द फेरे करना होते। ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही थीं। दुल्हन को ले आया गया और मैं अपनी कोशिश में मसरूफ़ था। अचानक ही दुल्हा की धाड़ सुनाई दी, मैं शादी नहीं करूँगा। सारे लोग चौंक कर उसे देखने लगे। दुल्हा का बाप उसके करीब आ गया। अबे क्या बक रहा है? मैं शादी नहीं करूँगा पिताजी, भगवान की सौगंध, मैं शादी नहीं करूँगा। उसने अपना तमाम सेहरा वगैरह नोच कर फेंक दिया और दुल्हा का बाप हक्का बक्का रह गया। मनोहर वर्मा भी दौड़ते हुए करीब पहुंच गया। क्या बात हो गई, क्या हो गया? उसने कहा। मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करूँगा, वो बोला और दुल्हा के बाप ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हो गया है, बस मैं शादी नहीं करूँगा। मगर क्यों? मेरी मर्जी, मुझे लड़की पसंद नहीं है, उसने कहा और मनोहर वर्मा का चेहरा उतर गया। उसने दुल्हा के बाप की तरफ देखा और बोला, क्या बक रहा है? पता नहीं क्या बक रहा है ये, इसका पागलपन रंग लाया ना आखिर। मनोहर वर्मा बोला। मेरा क्या कसूर है? दुल्हा के बाप ने घबरा कर कहा और फिर अपने बेटे को समझाने लगा। तेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। यहाँ लगन मंडप के पास बैठकर तू ये बात कह रहा है कि तू शादी नहीं करेगा। मेरी मर्जी, बस नहीं करता मैं। अबे तेरा तो बाप भी करेगा। दुल्हा का बाप बिगड़ गया। तो पिताजी आप कर लें शादी, मैं नहीं करूँगा। दुल्हा ने लंबी छलांग लगाई। मेरा तरीकाकार कारगर हो रहा था। अफरा तफरी मच गई। बाराती दुल्हा को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और इसके बाद तो वो हंगामा हुआ कि देखने से ताल्लुक रखता था। एक गोशे में गोविंद दास खामोश खड़ा ये हैरानकुन मंजर देख रहा था। मनोहर वर्मा की तरफ से शरीक होने वाले बुरा भला कह रहे थे और मनोहर वर्मा को लान तान कर रहे थे। ये लड़का तलाश किया था तुमने अपनी बेटी के लिए? नहीं। क्या? हमने तो पहले ही सुना था ये पागल है मनोहर वर्मा। शर्म करो, कुछ शर्म करो। बेटी को पागल के पल्ले बांधने जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो पैसे वाले लोग हैं। मगर मुझे यकीन दिलाया गया था कि वो ठीक हो गया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुकम्मल भाग दौड़ हो रही थी। बिलाखिर मनोहर वर्मा को सब लोगों ने शर्मिंदा किया और उसने खुद ही ऐलान किया, भाइयों भूल हो गई मुझसे। भला ऐसे आदमी को मैं अपनी बेटी दे सकता हूँ? भगवान नाश करे इन लोगों का, इन्होंने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मनोहर वर्मा के हाथ पांव फूल गए। लड़के का बाप भी परेशान था। उसने मनोहर वर्मा से कहा, ऐसा करें वर्मा जी, आज ये शादी मुलतवी किए देती हैं। मैं ज़रा हालात मालूम करूँगा और फिर अगर आपने दोबारा मेरे घर के दरवाजे पर कदम भी रखा तो मैं आपकी जान ले लूँगा। समझ रहे हैं आप? निकल जाइए यहाँ से। ले जाओ अपने इस पागल बेटे को। और फिर बारातियों को बुरी तरह धक्के दे देकर बाहर निकाल दिया गया। मनोहर वर्मा के अपने खानदान वाले मुसलसल उसे बुरा भला कह रहे थे। फिर अचानक ही मैंने मनोहर वर्मा के चेहरे की जानिब देखा। वो बुरी तरह बदहवास नजर आ रहा था। मैंने उसे अपने जहनी जाल में फांस कर कहा, मनोहर वर्मा, गोविंद दास भी तो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था। देखो उस गोशे में खड़ा है और इस वक्त तुम्हें इज्जत बचाने का एक ही जरिया हासिल है। फौरन ही गोविंद दास को बुलाकर अपनी बेटी के फेरे उसके साथ करा दो। चलो जल्दी करो, देर ना करो इस सिलसिले में। और मनोहर वर्मा के कदम गोविंद दास की जानिब बढ़ गए। गोविंद दास का सांस फूलने लगा। मनोहर वर्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गोविंद, क्या तू इस वक्त मेरी इज्जत रख सकता है? मैं समझा नहीं चाचा जी। बेटे, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मेरी इज्जत को संभाल ले। मुझे बताइए चाचा जी, मैं क्या करूं? फेरे कर ले जमुना के साथ, फेरे कर ले। और गोविंद दास को चक्कर से आने लगे। मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हें वर्मा जी की इज्जत रखनी चाहिए गोविंद दास। गोविंद दास ने फटी फटी आंखों से मुझे देखा और फिर अहमकों की तरह गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में गोविंद दास को आग के करीब ले जाया गया और जमुना का पल्लू उसके पल्लू से बांधकर उसे आग के गिर्द फेरे दिए जाने लगे। मेरा काम खत्म हो गया। चुनाचे मैं खामोशी से वहां से वापस चल पड़ा और रेतशाला आ गया। अपनी इस कामयाबी पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। बड़ी दिलचस्प और ड्रामाई सिचुएशन पैदा हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा।
2 दिन तक तो बेचारे गोविंद दास की सूरत भी नजर नहीं आई। जाहिर है उसे हैरानकुन तरीके से वो सब कुछ मिल गया था जिससे वो बिल्कुल मायूस हो गया था। तीसरे ही दिन वो अपनी बीवी जमुना के साथ मेरे पास पहुंच गया और उसने मेरे पांव पकड़ लिए। जमुना को शायद वो सारी कहानी सुना चुका था, वो भी मेरी बड़ी अकीदतमंद नजर आ रही थी। और इसके बाद वही हुआ, यानी मेरे इर्द गिर्द मजमा लगना शुरू हो गया। गोविंद दास ने सही तरीके से मेरी पब्लिसिटी कर डाली। जुमेरात को अलबत्ता मैं एक बार फिर मंदिर पहुंचा और वहां इंतजार करता रहा, लेकिन देवी बदस्तूर बीमार थी। बड़े पुजारी ने उसकी बीमारी का ऐलान किया और कहा कि अभी वह बहुत दिन तक दर्शन नहीं दे पाएगी। वैसे भी आने वाले ना होने के बराबर थे। जब देवी ही बीमार थी तो कौन वहां जाता। मैं भी मायूसी वापस आया। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बीमारी हो गई है। ये तो बड़ा मुश्किल काम था। मैं अपने मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सर्व कर सकता था। एक और दिलचस्प केस मेरे सामने इसी दौरान आ गया।